नमस्कार, होममिल टीवी भारत में आपके स्वागत है। उत्तर प्रदेश सरकार पशुधन और दुग्ध विकास को लेकर बड़े कदम उठा रही है। मंगलवार को विधानसभा के तिलक हॉल में पशुधन, दुग्ध विकास एवं राजनीतिक पेंशन विभाग के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विभाग की कई अहम योजनाओं की जानकारी दी। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि पीवी यानी निजी पशु चिकित्सा मॉडल के तहत अब निजी क्षेत्र को मान्यता मिलने से पशु चिकित्सा और पैरा वेटनरी सेवाओं का विस्तार होगा। इससे पशु की चिकित्सकों की देखरेख में छोटे उपचार और कृत्रिम गर्भधान जैसी सेवाएं आसानी से उपलब्ध होगी। मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में चारे की कमी को देखते हुए सरकार नई चारा नीति ला रही है। किसानों को चारे के बीज उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे चारा उत्पादन बढ़ेगा और देश गायों के संरक्षण के लिए सरकार ने बड़ी घोषणा की और 4 देसी गाय पालने पर प्रति माह 6,000 रुपये की सहायता दी जाएगी और पशु शेड का निर्माण भी कराया जाएगा। इसके साथ ही मुर्गी पालन, बकरी पालन और भेड़ पालन और सुअर पालन जैसे लघु पशुपालन क्षेत्र के लिए बजट में बड़ी बढ़ोतरी की गई है। मुख्यमंत्री ने लघु पशुपालन का बजट बढ़ाकर 22 करोड़ 50 लाख रुपए का कर दिया है और वही बरेली में ब्राजील के सहयोग से AMU कार्यक्रम की शुरुआत में हो चुकी है और जिससे दुग्ध उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है। साथियों, आज मैं आप सबके बीच में 26-27 के कुछ खास विषयों पर अपने विचार रखने के लिए यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। 1 फरवरी को जो बजट पेश किया गया, ये केवल वित्तीय लेखा जोखा नहीं है, बल्कि मोदी सरकार का विजन का डॉक्यूमेंट है। अगर आप देखें तो पिछले 11 वर्षों में जो भारत सरकार का बजट आया, उसमें आम जन की सुविधाओं पर फोकस किया गया। साथ में देश में कैसे नवाचार हो, अर्थव्यवस्था कैसे बढ़े, रोजगार सृजन कैसे हो, समावेशी विकास हो, आदि पर पूरा फोकस पिछला 11 साल के बजट में रहा है। और इस वर्ष का बजट भी जहां एक और आम इंसान पर फोकस करता है, वहीं पे 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने का और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने का ब्लूप्रिंट भी इसको कहा जा सकता है। मोदी सरकार का अगर देखें तो 2014 के बाद से इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष फोकस रहा है और 2014-15 में अगर देखें तो जहां 2 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट होता था, अभी पिछले पंचवर्षीय योजना में हमारा जो 11.2 लाख करोड़ का बजट था इंफ्रास्ट्रक्चर पे, आज उसमें लगभग 1 लाख करोड़ बढ़ा करके इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष फोकस प्रधानमंत्री जी ने पूर्ण करने का काम किया है। बढ़ावा देने के लिए अगर आप देखें तो स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय का बजट 62% बढ़ाया गया है, ताकि स्किल पर सरकार का विशेष फोकस है, ताकि हमारे नौजवानों को रोजगार प्राप्त हो सके। कंटेंट क्रिएशन के लिए 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों में कंटेंट लैब स्थापित किए जाना में प्रस्ताव किया गया है। आप इसको समझ सकते हैं कि जो हमारे कंटेंट क्रिएशन के लोग होते हैं, इससे नौजवानों को कितना लाभ प्राप्त होने वाला है। महिलाओं के लिए जो हर जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल की सुविधा देने की प्रस्ताव किया गया है। ग्रामीण महिलाओं के लिए C-मार्ट योजना लेकर के सरकार आई है और कई जीवन रक्षक दवाइयों पर अगर आप देखें तो जो कैंसर में उपयोग होने वाली दवाइयाँ थी, डायबिटीज होने वाली थी, सब पे कस्टम ड्यूटी को कम करके भी लोगों को राहत देने का काम किया है। कृषि जो 1,62,000 करोड़ का आवंटन किया गया है, पहले से ये ज़्यादा आवंटन कृषि क्षेत्र में करने का काम किया है। साथ ही साथ जो हमारे देश में प्रोसेसिंग नहीं होता था, वो कोकोनट, कोकोआ, चंदन के उत्पाद के लिए भी विशेष पैकेज देने का काम इस बजट में प्रस्तावित किया गया। तो AI संचालित भारत विस्तार योजना, जिसमें किसानों को ICAR की सलाह AI के माध्यम से सही समय पे किसानों को मिल सके ताकि उनको नुकसान से बचाया जा सके, उसकी व्यवस्था इस बजट में प्रयास किया गया। तो
अंत में मैं कहूँगा कि पुराने वर्षों से चली आ रही योजनाओं में और इस वर्ष के बजट के प्रावधानों को मिलाकर देखें तो ये स्पष्ट है कि बजट आज के लिए भी है और हमारी आने वाली पीढ़ियों को हम जो भारत सौंपना चाहते हैं उसके लिए भी ये बजट है, ताकि हम जब आगे जाएं तो अपने नौजवानों को हम बोझ तले दबा हुआ भारत ना देके जाएं। इसको ध्यान में रख करके इस बजट को लाया गया है। धन्यवाद। हम लोग मोबाइल निर्माण में दुनिया में दूसरे स्थान पर हैं। उसको और आगे बढ़ाने के लिए 40,000 करोड़ से इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट देने की भी प्रस्ताव इस बजट में दिया गया है। रेयर अर्थ मेटल आयात निर्भरता कम करने के लिए ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल में रेयर अर्थ माइनिंग का प्रोसेसिंग चार्टर बनाया गया है। ये बात मैं मित्रों इसलिए भी कह रहा हूँ कि जब 2047 का भारत हमें विकसित भारत बनाना है तो हमें आत्मनिर्भरता पे भी ज़्यादा जोर देना होगा। ये बजट कुछ इस समय के लिए भी है और ये 2047 के विकसित भारत को और आगे ले जाने के लिए फ्यूचरिस्टिक बजट कहा जाएगा। प्लग एंड प्ले मोड पे देश में 3 केमिकल पार्क बनाए जाएंगे। उच्च गुणवत्ता के टूल, हैवी टूल जैसे टनल मशीन आदि देश में ही बने। ये प्रयास हमारा है कि जब हमको विकसित राष्ट्र बनना है तो हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं दुनिया के टॉप 10 की सूची में भारत को भी आना चाहिए। ये जो टनल मशीन की हम कल्पना कर रहे हैं ये बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी होती है और कहीं ना कहीं हमें बाहर से इसका लेकर के इस्तेमाल करना पड़ता था। आज उसकी भी कल्पना प्रधानमंत्री जी ने इस बजट में रखा है कि हम टनल मशीन अपना स्वयं का बनाएंगे। साथ में टूरिज्म में रोजगार की अपार संभावना होती है और प्रधानमंत्री जी का इस पे फोकस पहले भी टूरिज्म पे विषय पे रहता है। इसमें 5 मेजर टूरिज्म डेस्टिनेशन का विकसित किया जाएगा। साथ ही अगर आप देखें तो सिंदूर की बात से ये पहला बजट था और उसमें देखें तो 15% से बढ़ोतरी सैन्य सामग्री में किया गया है। जो पहले 7.85 लाख करोड़ का बजट किया गया है जिसमें 2.19 लाख करोड़ रुपया केवल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मार्क किया गया है। ये एक बहुत बड़ा जो देश की रक्षा सुरक्षा के लिए विचार था, उसमें लगातार बजट हमारी सरकार बढ़ा रही है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रोजगार की सबसे ज़्यादा संभावना होती है और इसलिए मोदी सरकार ने मेक इन इंडिया, मैन्युफैक्चरिंग में PLI स्कीम आदि लेकर पहले भी आई हुई है। इसी क्रम में इस वर्ष के बजट में भी आयात निर्भरता कम करना और 2047 के भारत के लिए रेडी रहने के लिए 7 स्ट्रेटेजिक सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। पहला, 5 वर्षों में 10,000 करोड़ से बायोफार्मा शक्ति प्रोजेक्ट लाया गया है जो देश को ग्लोबल बायोफार्मा हब बनाने का लक्ष्य है। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंडिया सेमी कंडक्टर मिशन 2.0 लेकर के आया गया और आप सब जानते हैं कि आज के युग में सेमीकंडक्टर का रोल बहुत बड़ा होता है। अभी तक हम दुनिया पे निर्भर रहते थे, आज हम उस पर आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। वाराणसी से बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पुलिस और STF ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1 लाख के इनामी अपराधी को मुठभेड़ में घायल कर दबोच लिया है। चंबेपुर थाना क्षेत्र के बरियासपुर रिंग रोड पर हुई मुठभेड़ के दौरान एक अपराधी पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया है। घायल अपराधी को तत्काल जिला अस्पताल भेजा गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। वही ADG अमिताभ यश के निर्देश पर एक और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। थाना सरनाथ क्षेत्र में कोलानाजर महेंद्र गौतम की हत्या करने वाला सुपारी किलर बनारसी यादव आज लखनऊ STF टीम के साथ मुठभेड़ के बाद घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि यहाँ 1 लाख के इनामी अपराधी बनारसी यादव को पर 2 दर्जन से अधिक गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज है और मुठभेड़ के बाद उसे नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मौके से 2 पिस्तौल और भारी मात्रा में कारतूस भी बरामद किए गए। फिलहाल मामले की आगे की जांच जारी है।
मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाशिवरात्रि महापर्व को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है। ज्योतिर्लिंग भगवान श्री महाकालेश्वर के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की संभावित भारी भीड़ को देखते हुए तैयारियां तेज कर दी गई है। श्री महाकालेश्वर मंदिर में गर्भगृह से लेकर शिखर तक रंग रोगन और साफ सफाई का कार्य तेजी से चल रहा है। इस बार शिव नवरात्रि 10 दिनों की होगी, जिसमें प्रतिदिन उत्सव मनाया जाएगा। इसी क्रम में कलेक्टर एवं श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के अध्यक्ष रोशन कुमार सिंह ने आज श्री महाकालेश्वर मंदिर परिसर और श्री महाकाल लोक के आंतरिक व बाहर क्षेत्र का विस्तृत निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने दर्शन मार्ग और श्रद्धालुओं की आवाजाही सुरक्षा व्यवस्था और पेयजल शौचालय प्रकाश व्यवस्था और भीड़ प्रबंधन की व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों से स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि महाशिवरात्रि महापर्व के दौरान श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो और दर्शन व्यवस्था पूरी तरह सुरक्षित और सुव्यवस्थित और सुगम बनी रहे। पानी किधर से खींच रही तू बता। छुट्टियों के दिन बाबा महाकाल के दर्शन करने बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आना हो रहा है। आज भी रविवार है, आप देख पा रहे हैं श्रद्धालु लगातार आते जा रहे हैं और 15 तारीख को महाशिवरात्रि का भी पर्व है, जिसमें कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु होंगे। तो आज जो हमारे निर्माण कार्य वगैरह चल रहे हैं और शिवरात्रि के समय श्रद्धालुओं के आने की क्या व्यवस्था रहेगी, जाने की क्या व्यवस्था रहेगी, उसका एक प्रारंभिक जो है मुआयना किया गया है। जल्दी ही सभी विभागों की एक बैठक लेकर जो है चीजों को पेश करिए, आप सभी के माध्यम से आम जन को अवगत करा दिया जाए कि उस समय श्रद्धालुओं की क्या व्यवस्था रहेगी, किस प्रकार से जो श्रद्धालु शहर में आएंगे मंदिर के दर्शन करा के बाबा के दर्शन करा के उनको सकुशल जो है सभी व्यवस्थाओं को पेश। दिल्ली से बड़ी राजनीतिक खबर सामने आ रही है। बीजेपी सांसद राजू बिस्ता ने पश्चिम बंगाल से जुड़े मुद्दों को लेकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ हुई अहम बैठक को लेकर बयान दिया है। राजू बिस्ता ने बताया है कि पश्चिम बंगाल से लोकसभा, राज्यसभा और पहली बार चुने गए सभी सांसदों को राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ 2 घंटे से अधिक समय बिताने का अवसर मिला। यह बैठक पूरी तरह संगठनात्मक थी और बीजेपी सांसद ने कहा कि यह उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष से पहली मुलाकात थी, जिसमें उन्हें कई महत्वपूर्ण सुझाव और मार्गदर्शन मिला। उन्होंने इसे भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली बताते हुए अन्य दलों से अलग बताया। राजू बिस्ता ने यह भी कहा कि बैठक का माहौल पूरी तरह पारिवारिक था, जहां सभी सांसदों ने अपने अपने क्षेत्र और राज्य से जुड़े मुद्दों को राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने रखा है।
पश्चिम बंगाल के सभी जी सर पश्चिम बंगाल के सभी हमारे सांसद साथी लोकसभा राज्यसभा और पहली बार सांसदों के साथ जो है पश्चिम बंगाल के विषय को लेकर के हम सब की विषयों को लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ हम सबको लगभग 2 घंटे से ज्यादा समय तक उनके साथ बिताने का अवसर मिला और ये सब बातें हम सबको प्रेरणा देती है और स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे बीच में रह करके पश्चिम बंगाल की पूरी स्थिति और लोकसभा की सारी स्थिति की जानकारी उन्होंने ली। ये प्योरली सांगठनिक बैठक था और पहली बार हम उनके साथ बैठे थे तो बहुत सारे हम सबके लिए सुझाव और उनके काफी सारे मार्गदर्शन हम सबको मिला और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी और पार्टी की तुलना में मैं अलग इसलिए मानता हूं, एक परिवार की तरह जो है एक परिवार जैसे वातावरण में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ मिलना हुआ और सभी सांसदों ने अपने अपने विषय रखे। SIR की केंद्रीय बजट 2026 को लेकर प्रतिक्रियाओं का सिलसिला जारी है। दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बजट को लेकर बड़ा बयान दिया है। मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि यह बजट समाज के हर वर्ग को आगे बढ़ाने और उससे सशक्त करने वाला बजट है। उन्होंने इसे विकसित भारत में के सपने को साकार करने वाला बजट बताया और दिल्ली सरकार के मंत्री ने खास तौर पर महिलाओं के लिए की गई घोषणाओं की सराहना की। उन्होंने कहा कि बजट में हर शहर में एक गर्ल्स हॉस्टल खोलने का प्रावधान किया गया है, जिसके लिए 10,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। इसके साथ ही महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से स्किल ट्रेनिंग सेंटर खोलने की भी घोषणा की गई है, जिससे महिलाओं को रोजगार और स्वावलंबन के नए अवसर मिलेंगे। हर वर्ग के साथ हर वर्ग को आगे बढ़ाने का काम करने वाला, उसको सशक्त करने वाला बजट है। चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, महिला हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, उद्यमी हो, व्यापारी हो। ये बजट विकसित भारत के सपने को साकार करने वाला, ये हमारी इस सरकार की दूरदर्शी विजन को स्पष्ट करता है। यह बजट भारत में किसानों की आमदन को डबल करने वाला है। इस बजट के तहत भारत के अंदर महिलाओं के एफपीओस को भी बाजार के साथ लिंक किया जाएगा, जिसके तहत 100 करोड़ रुपया भारत सरकार ने पहली बार रखा है। किसानों की मदद के लिए भारत विस्तार एआई टूल के माध्यम से भारत के किसानों को एक एआई पावर्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म मिलेगा, जो कस्टमाइज्ड है और रियल टाइम एडवाइजरी किसानों को देने के लिए इसका बहुत बड़ा योगदान रहेगा। जैसे मैंने पहले कहा, भारत के प्रधानमंत्री जी ने, वित्त मंत्री जी ने किसानों की आय को डबल करने के लिए ये बड़े सारे उपाय को बजट में लेके आए हैं। ये बजट महिलाओं के लिए भी है, जहां हमारी बहनों के लिए हर शहर के अंदर एक गर्ल हॉस्टल खोला जाएगा। इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं 11% की महिलाओं के बजट में वृद्धि की गई है और कई योजनाएं जिनके लिए 5 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की उद्यमी महिलाओं को और सशक्त किया जाएगा। शी मार्ट, सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर्स मार्ट के नाम से महिलाओं के लिए एक बाजार स्थापित किया गया है। लखपति दीदी 2.0 योजना को भी आगे लाया गया है। इस योजना के तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं को लखपति बनाने के उद्देश्य रखा गया है। इसके लिए बिना गारंटी के 5 लाख रुपए तक का लोन हमारी बहन बेटियों को मिल पाएगा। मैं मानता हूं दिल्ली की अनेकों बहन बेटियां लखपति दीदी बनेंगी। वो 5 लाख के इस लोन से बिना गारंटी के अपने कारोबार कर सकती हैं, अपनी गाड़ी लेकर उसको काम में ला सकती हैं, किसी बहन ऑटो लाकर उस काम में ला सकती हैं। ये एक बहुत बड़ी दिल्ली की बहन बेटियों के लिए ये बहुत बड़ी राहत होगी, जो 5 लाख रुपए का बिना गारंटी के लोन देने के लिए ये स्कीम को लाया गया। इसी तरह महिलाओं के लिए स्किल ट्रेनिंग सेंटर्स खोले जाएंगे, जो आत्मनिर्भर उनको और बनाएंगे
और इसके लिए बजट के अंदर लगभग 62% में बढ़ावा किया गया पिछले साल के बाद। 300 नई IITIs और 19 NSTIs का पूरे भारत में चलाई जाएंगी। ये एक विमेन ओरिएंटेड बजट भी है, जहां यातायात को और दिल्ली को भी इससे लाभ मिलने वाला। वहीं 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे, जिसमें दिल्ली बनारस कॉरिडोर की भी घोषणा की गई है। इससे जहां कनेक्टिविटी को मजबूती मिलेगी, साथ में ही कार्बन इमिशंस के अंदर भी हमें बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि दिल्ली को प्रदूषण रहित भी करना है, उसमें भी इसका बहुत लाभ मिलेगा। जहां नॉर्थ ईस्ट राज्यों के लिए बुद्धिस्ट सर्किट कॉरिडोर खोलने की बात की गई है, वहीं हमारे व्यापारी भाइयों के लिए भी बहुत सारी राहत दी गई है। छोटे व्यापारी और छोटे उद्यमियों के लिए MSMEs के माध्यम से सबसे पहले तो इस बार MSME एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए 10,000 करोड़ रुपए का MSMEs के लिए SME ग्रोथ फंड लाया गया है। इस ग्रोथ फंड के तहत MSMEs को क्रेडिट मिल पाएगा, उनका बिल या इनवॉइस जो है वो उसको डिस्काउंटिंग हो पाएगी। ये पहली बार सरकार ने छोटे उद्यमियों की बिल डिस्काउंटिंग की स्कीम को लाना भी उनके व्यापार के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों देखते रहिए हॉर्नबिल TV भारत।